Hello everyone, hope all of you are doing good. In this lecture, we will discuss one of the most important assumption or concept of the accounting, that is the accrual principle or accrual assumption of accounting. Accrual principle is completely based on the accrual basis of accounting. We have already studied there are two bases of accounting. First is the cash basis and second is the accrual basis. Fine. और हमने प्रीवियस लेक्चर में ये बात ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी दैट बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू दैट इज द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन in the books of account कि when will be the transaction is recorded in the books of account. फाइन. देखिए हमने ये देखा था कि एक्सपेंस एंड रेवेन्यू, भाई ले देकर हम एक्सपेंस और रेवेन्यू या इनकम की ही बात करते हैं. According to the cash basis के according, in cash basis, transactions of expenses are recorded when they are actually paid in cash. Paid means we are talking about payment in cash, and revenue is recorded when they are actually received in cash. Fine. ये बोलता था हमारा cash system. But accrual system says that according to accrual basis, expenses are recorded when they are actually incurred and revenue is recorded when it is actually generated, or I can say when it is actually earned, जब वो कमा ली गई हो. फाइन. और हमने भी बात की दैट अक्रूवल प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, मीन्स वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कैश बेसिस. और वैसे भी हम पूछ चुके हैं कि कैश बेसिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल सिस्टम टू मेंटेन द अकाउंट्स. उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स रह जाते हैं, जो उसके फीचर्स हैं वो इसके ड्रॉबैक्स थे. ठीक है, फाइन. तो वी आर टॉकिंग अबाउट द अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. तो अक्रूवल बेसिस में ये बोला गया कि एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड व्हेन इट इज एक्चुअली इनकर्ड, जब एक्चुअली खर्चा हो गया हो. ठीक, फाइन. एंड रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज एक्चुअली जनरेटेड, जब कमा ली गई हो, व्हेन इट इज अर्न. अब सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि कब माने, व्हेन इट इज एक्चुअली इनकर्ड एंड व्हेन इट इज एक्चुअली assumed to be generated. तो उसका रिप्लाई हमें मिलता है इन दिस accrual principle. फाइन. बेसिकली एक्सपेंस और रेवेन्यू का जो बेस होता है दैट इज द प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज और द प्रोवाइडिंग ऑफ द बेनिफिट्स टू द पार्टी. जब आपने सर्विसेज दे दी, एट दैट टाइम योर इनकम विल बी कंसिडर्ड एज द जनरेटेड, और जब आपको सर्विसेज मिल जाएंगी सामने वाली पार्टी से, एट दैट टाइम इट विल बी कंसिडर्ड एज द incurred. फाइन. अब देखें इसके अंदर हम अगर एक्सपेंसेस की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द एक्सपेंस और रेवेन्यू, इसको इन डिटेल हम समझते हैं. तो एक्सपेंसेस आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज एंड इवन रेवेन्यूज आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. एक्सपेंसेस अगेंस्ट द गुड्स, ठीक है, और रहता है एक एक्सपेंस अगेंस्ट द सर्विसेज. In the same way, revenue or income against goods and revenue or income against services. Fine. एक तो होते हमारे expenses which are paid या which are incurred against the goods, जिसको हम technically कहते हैं purchases. Fine. और revenue against the goods कहलाती है sales. Fine. अगर हम गुड्स को खरीद रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड द परचेसेस, उसमें भी हमारा एक्सपेंस हो रहा है. एंड इफ वी आर सेलिंग द गुड्स इट इज अवर रेवेन्यू, दैट इज कॉल्ड सेल्स. तो फर्स्ट इज द एक्सपेंस अगेंस्ट गुड्स, जब आप कोई गुड्स को परचेस करते हो एंड यू आर पेइंग समथिंग, या इफ यू आर नॉट पेइंग समथिंग, ठीक है, बट स्टिल इट विल बी कॉल्ड एज एन एक्सपेंस अगेंस्ट द गुड्स. ये हो गया रेवेन्यू अगेंस्ट द गुड्स, दैट इज कॉल्ड द सेल्स. और फिर जो एक्सपेंस अगेंस्ट द सर्विसेज, उसको तो हम नॉर्मली एक्सपेंस टर्म ही यूज करते हैं, और इधर हम उसके लिए इनकम और revenue term use करते हैं, just like salary, just like the wages, rent received, rent paid, interest received, interest paid, discount allowed, discount received, all these comes under the expense or revenue against the services. Fine. तो ये बोला गया कि expense against goods और expense against services, revenue against goods and revenue against the services. हमने ये देखा कि expense कब होगा, when it is actually incurred, और revenue कब generate होगी, when it is actually generated. तो ये बोला गया कि भाई एक्सपेंस अगेंस्ट गुड्स कब होगा, जब आपने उसको परचेस कर लिया. व्हेनेवर एक्चुअल परचेस इज मेड एंड बाय व्हाटएवर अमाउंट एक्चुअल परचेसेस इज मेड. हम इसके एक एग्जांपल लेते हैं. लेट्स सपोज देयर आर टू फर्म्स. फर्स्ट फर्म इज द इंदौर ट्रेडर एंड सेकंड इज द भोपाल ट्रेडर्स.
देयर आर टू फर्म्स, फर्स्ट फर्म इज द इंदौर ट्रेडर्स एंड सेकंड इज द भोपाल ट्रेडर्स. हम एक्चुअली दो फर्म्स इसलिए ले रहे हैं बिकॉज हम उसमें रेवेन्यू और एक्सपेंस दोनों एलिमेंट्स को कंसिडर करेंगे. फाइन. अब लेट सपोज इसके ट्रांजेक्शन हम देखें. ऑन 1st July इन भोपाल ट्रेडर्स ऑर्डर्ड गुड्स, इस दिन ऑर्डर किया कुछ गुड्स का ऑर्डर किया किसको, इंदौर ट्रेडर्स को, और बोला कि भाई अप्रॉक्सीमेटली कितनी अमाउंट होगी हमें अप्रॉक्सीमेटली बताते हैं. तो इंदौर ट्रेडर्स ने कहा कि भाई अप्रॉक्सीमेटली गुड्स विल बी ऑफ ₹1 लाख. अप्रॉक्सीमेटली कम ज़्यादा हो सकती है बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी या जैसा भी सिनारियो रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम आपको गुड्स सेंड कर देंगे उसमें. बट आप कुछ हमें अगेंस्ट इट कुछ हमें एडवांस भेज दीजिए. फाइन. अब 4th July को भोपाल ट्रेडर्स सेंट एडवांस ऑफ रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली लेट सपोज 70,000 रुपीज़ के भोपाल ट्रेडर्स ने दो ट्रेडर्स को 70,000 रुपीज़ का एडवांस सेंड किया बाय कैश और थ्रू चेक और बैंक ड्राफ्ट वॉट एवर ये अकाउंट ट्रांसफर NEFT RTGS. फाइन. तो ये एडवांस इस दिन पे किया. नाउ ऑन 6th July इंदौर ट्रेडर्स सेंड गुड्स, सोल्ड गुड्स एंड इनवॉइस ऑफ ₹110,000 वॉज मेड, और उसमें से 70,000 रुपीज़ का एडवांस एडजस्ट करने के बाद में उसने भोपाल ट्रेडर्स के ऊपर ड्यू अमाउंट शो किया 40,000 रुपीज़ का. टोटल बिल वॉज ऑफ ₹110,000. गुड्स उसने सेंड कर दिया 110,000 रुपीज़ का इंदौर ट्रेडर्स ने भोपाल ट्रेडर्स को, और 110 में से 70 वॉट एवर भोपाल ट्रेडर्स हैड पेड इन एडवांस, दैट अमाउंट हैड एडजस्टेड अगेंस्ट दिस टोटल अमाउंट ऑफ बिल, एंड 40,000 रुपीज़ का उसने ड्यू दिखा दिया कि दिस अमाउंट इज नाउ रिसीवेबल फ्रॉम द भोपाल ट्रेडर्स. ठीक. फाइन. अब ये 40,000 रुपीज़ उस गुड्स उसको रिसीव हो गया. अब उसने लेट सपोज 20th July को इंदौर भोपाल ट्रेडर्स पेड बैलेंस अमाउंट ऑफ ₹40,000 टू द इंदौर ट्रेडर्स. फाइन. और अब जाकर हमारा अकाउंट क्या हो गया है, सेटल हो गया. फाइन. तो अब हमारे पास वी हैव 4 डिफरेंट डेट्स. ठीक. फर्स्ट डेट इज द 1st July, सेकंड इज द 4th July, 6th July एंड 20th July. अब हमें ये देखना है कि ऑन विच डेट परचेसेस विल बी कंसीडर्ड एंड ऑन विच डेट सेल्स विल बी कंसीडर्ड. फाइन. हमें ये देखना है कि किस दिन हमारे बेनिफिट्स ट्रांसफर और किस दिन किस क्या क्या स्टेटस एक्चुअली रहेगा उसमें. फाइन. देखिए सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट द 1st July. ऑर्डर्ड गुड्स वाज वर्थ ₹1 लाख. तो इस दिन तो कोई बेनिफिट्स ट्रांसफर नहीं हुए, तो दिस इज नॉट एट ऑल अ ट्रांजेक्शन. इट इज नॉट अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल. इसको हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं बोल सकते. इट इज जस्ट एन ऑर्डर, और इसके साथ कोई एडवांस भी अल्टीमेटली नहीं गया था. फाइन. On 4th July, भोपाल ट्रेडर्स पेड एन एडवांस ऑफ ₹70,000 टू द इंदौर ट्रेडर्स, बट अभी भी गुड्स उसने सेंड नहीं किया. मीन्स नो बेनिफिट ऑफ गुड्स विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टी टू द अदर पार्टी. ये एडवांस इट विल बी कंसीडर्ड एज अ लायबिलिटी फॉर इंदौर ट्रेडर्स एंड एज एन एसेट फॉर द भोपाल ट्रेडर्स. इंदौर ट्रेडर्स के लिए इट विल बी कंसीडर्ड एज ए लायबिलिटी और भोपाल ट्रेडर्स के लिए इट विल बी कंसीडर्ड एज एन एसेट. ठीक है ना. अभी कोई गुड्स का मीन्स इसके ऊपर कोई क्लेम नहीं कर सकता. ये मनी अभी भी किसका है, भोपाल ट्रेडर्स का. फाइन. ऑन 6th July फाइनली गुड्स वाज सोल्ड. सो दिस इज द डेट ऑन विच ट्रांजेक्शन ऑफ परचेज एंड सेल विल बी कंसीडर्ड. यहाँ पर इंदौर ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इट विल बी कंसीडर्ड एज अ सेल, और भोपाल ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इट विल बी कंसीडर्ड एज अ परचेसेस. ठीक है. फाइन. Because why? Because actual benefit of the goods was transferred on this day. इस दिन गुड्स दिया गया है, भले सेटलमेंट हुआ या नहीं, कुछ एडवांस दे दिया, इट डजंट मैटर्स एट ऑल. इस दिन गुड्स का लेन देन हुआ है यहाँ पर. फाइन. तो ये डेट है जिस दिन हमारा इंदौर ट्रेडर की सेल रिकॉर्ड होगी और भोपाल ट्रेडर्स की परचेस रिकॉर्ड होगी. अभी हमने पढ़ा एक्सपेंस अगेंस्ट द गुड्स. ठीक है. एक पार्टी सेल रिकॉर्ड करेगी और एक पार्टी परचेसेस रिकॉर्ड करेगी. फाइन. एंड ऑन दिस डेट इस दिन 20th July को फाइनल सेटलमेंट हो गया, ये ट्रांजेक्शन पूरा नलीफाई हो जाएगा. तो इस दिन क्या हुआ है, देखिए आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ. यहाँ पर ये इंदौर ट्रेडर्स के लिए लाइबिलिटी थी क्योंकि उसको एडवांस रिसीव हुआ था, और भोपाल ट्रेडर्स के लिए इट वाज एन एसेट क्योंकि उसने एडवांस उसको पे किया था. यहाँ पर एक्चुअली सेल हुई है और परचेज हुआ है. देखो अब हम ये पूछें कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सेल. ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई अमाउंट ऑफ सेल कितना है, बेनिफिट कितने का ट्रांसफर हुआ. तो एक्चुअली द अमाउंट ऑफ सेल इज ₹110,000 और एक्चुअली द अमाउंट ऑफ परचेसेस इज ₹110,000. गुड से 110,000 का दिया, बेनिफिट्स 110,000 का रिकॉर्ड हुआ, तो परचेस एंड सेल विल बी कंसीडर्ड फॉर ₹1,10,000 ओनली. फाइन. अब इसमें से जब बिल बनेगा, इनवॉइस बनेगा, तो 70,000 रुपीज एडजस्ट करने के बाद में नेट अमाउंट ड्यू
एक पार्टी इंदौर ट्रेडर्स भोपाल ट्रेडर्स को बताएगी कि हमें आपसे 40,000 रुपीज रिकवर करने हैं, फाइन। इसी तरह से परचेसेस के अंदर 70,000 रुपीज डिडक्ट करने के बाद 40,000 रुपीज ये शो करेगा। अब नाउ दिस 40,000 विल बी एन एसेट फॉर द इंदौर ट्रेडर सेलर फॉर्म एंड दिस 40,000 विल बी ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी फॉर द भोपाल ट्रेडर्स ऑफ द बायर फॉर्म, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली ऐसे 3 केसेस हैं। अब व्हाट अबाउट द 20th जुलाई, इस डेट पर नो बेनिफिट्स मींस अल्टीमेटली देखा जाए तो कोई गुड्स का परचेज और सेल नहीं हो रहा, कोई इसका एक बेनिफिट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। इस दिन भोपाल ट्रेडर्स ने रिमेनिंग अमाउंट का पेमेंट किया है, मींस भोपाल ट्रेडर्स इज जस्ट डिस्चार्जिंग इट्स लायबिलिटी भोपाल एंड इंदौर ट्रेडर्स इज डिस्पोजिंग इट्स एसेट, कैंसलिंग इट्स एसेट। उसको पैसा उसके अगेंस्ट मिल गया तो वो अपनी एसेट को क्या करेगा, कैंसिल करेगा, ठीक। तो अल्टीमेटली इन शॉर्ट कहने का मीनिंग ये है कि ऑन विच डेट परचेज विल बी रिकॉर्डेड, ऑन 6th जुलाई, क्योंकि एक्चुअल गुड्स का जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो 6 जुलाई को। अदरवाइज 1 जुलाई तो ट्रांजेक्शन ही नहीं था, बिकॉज उस दिन क्या था, कोई एडवांस नहीं था, जस्ट ऑर्डर वॉज पास ऑन द 1 जुलाई। उसके बाद 4th जुलाई को एडवांस दिया गया, तो दिस एडवांस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज द बेनिफिट। एक पार्टी के लिए एसेट थी और एक पार्टी के लिए इट वॉज अ लायबिलिटी। रिसीवर के लिए इट वॉज अ लायबिलिटी और सेलर के लिए पेयर के लिए इट वॉज एन एसेट, क्योंकि अभी उसके अगेंस्ट गुड्स नहीं दिया गया। नाउ ऑन 6th जुलाई एक्चुअल गुड्स वाज ट्रांसफर्ड ऑन द 6th जुलाई। इनवॉइस किस दिन जनरेट हुई है, ऑन 6th जुलाई। तो इस दिन बेनिफिट को वो माना जाएगा उसमें। तो इस दिन इसका एक्सपेंस, भोपाल ट्रेडर्स का एक्सपेंस इनकर्ड होगा और इस दिन इसकी रेवेन्यू जनरेट होगी या अर्न्ड होगी। एंड सेकंड क्वेश्चन इज दैट बाय व्हाट अमाउंट, तो बाय 110,000। 110,000 का एक्चुअल बेनिफिट ट्रांसफर हुआ है और उसमें से लायबिलिटी पुरानी कैंसिल कर दी गई और आफ्टर कैंसिलिंग द लायबिलिटी 40,000 वाज मेड ड्यू अगेंस्ट द अदर पार्टी। एक पार्टी को लेना और एक पार्टी को देना, और ये 40,000 रुपीज अब भोपाल ट्रेडर्स को, इंदौर ट्रेडर्स को देना, तो इट विल बी ट्रीटेड एज एन एसेट फॉर द इंदौर ट्रेडर्स एंड लायबिलिटी फॉर द भोपाल ट्रेडर्स। एंड फाइनली ऑन 20th जुलाई भोपाल ट्रेडर्स ने इंदौर ट्रेडर्स को पेमेंट कर दिया। तो इन ऑन दिस डेट एक्चुअली भोपाल ट्रेडर्स इज डिस्चार्जिंग इट्स लायबिलिटी और इंदौर ट्रेडर इज कैंसिलिंग इट्स एसेट, ठीक है। जो पैसा उसको मार्केट से लेना था, डेटर और क्रेडिटर का फाइनल एडजस्टमेंट है। सो ये जो हमारा एग्जाम्पल था, इस एग्जाम्पल के अंदर हमने देखा कि कब बेसिकली लायबिलिटी एक्सपेंस और इनकम जनरेट होता है और कब इनकम बनती है। तो ये था हमारा एक्सपेंस अगेंस्ट द गुड्स। नाउ वी विल डिस्कस वन मोर एग्जांपल ऑफ एक्सपेंस अगेंस्ट द सर्विसेज। एक्सपेंस अगेंस्ट द सर्विसेज में लेट सपोज आपकी फर्म है, कोई सी भी एक फर्म की बात करें, आपकी इंदौर ट्रेडर्स नाम की फर्म है and on 1st of January you have deployed an employee at a salary of rupees 50,000 per month। आपने कहा कि भाई हम आपको 50,000 रुपीज पर मंथ की सैलरी पे करेंगे। पर मंथ मीन्स आफ्टर द वर्क ऑफ 1 month 31 डेज का, ठीक है। अब अगर ये 1 जनवरी से डिप्लॉयड होता है तो इसकी सैलरी 1 मंथ की ड्यू होना चाहिए ऑन 31 जनवरी। 31 जनवरी तक इसने काम किया, मीन्स इस बंदे ने अपनी पूरी सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर दी, इंदौर ट्रेडर्स को प्रोवाइड कर दी, ठीक है। क्योंकि 1 मंथ की सैलरी की बात, रेम्यूनरेशन इज फॉर द पीरियड ऑफ 1 मंथ, तो वो पीरियड वो बेसिकली अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर चुका है, ठीक, फाइन। अब इंदौर ट्रेडर्स ने उसके अकाउंट में 7th of February को उसके अकाउंट में इस सैलरी को क्रेडिट किया, ठीक, फाइन। तो अब द क्वेश्चन इज दैट व्हेन विल बी द एक्सपेंस विल बी कंसीडर्ड एज and incurred and when will be the revenue will be considered as the generated। एम्प्लॉई की इनकम कब जनरेट हुई और एम्प्लॉयर का एक्सपेंस कब इनकर्ड हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, फाइन। तो हम ये देखें कि भाई बेनिफिट्स आपको कब मिल गए थे पूरे, तो हम कहेंगे कि बेनिफिट्स हमें रिसीव हो गए थे 31 जनवरी को। उसका पीरियड ऑफ बेनिफिट, पीरियड ऑफ सर्विस पूरा हो गया था, अपनी सर्विसेज पूरी कर चुका था, तो सर्विसेज कंप्लीटली आपको रिसीव हो गई अप टू 31 जनवरी। तो दिस इज द डेट ऑन विच आपकी सैलरी ड्यू हो जाएगी, आपका एक्सपेंस इनकर्ड हो जाएगा। ये बात अलग है कि यू हैव नॉट पेड द एक्सपेंस। जैसे यहाँ पर भी आपको 110,000 रुपीज का परचेज और सेल हुआ था, कुछ एडवांस था और कुछ अभी बच गया था, स्टिल ये ऐसी डेट है जिसमें एडवांस और उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। सैलरी आपका एक्सपेंस तब बनेगा, एज एन एम्प्लॉयर आपका एक्सपेंस तब बन जाएगा जैसे मैं कहूँ कि एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस दिन एक्सपेंस बना और एम्प्लॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से इस दिन इसकी रेवेन्यू और वी कैन से इनकम बन चुकी है,
क्यों? बिकॉज इस दिन आपकी सर्विसेज पूरी हो गई। फाइन। अब दूसरी बात यह है कि क्या 7 फरवरी को क्या है, देखिए 31 जनवरी से 7 फरवरी तक दिस अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज अ लाइबिलिटी फॉर द एम्प्लॉयर एंड असेट फॉर द एम्प्लॉय। एक के लिए ये वर्ड यूज होगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, और इसके लिए हो जाएगा अक्रूड इनकम। इसके लिए पैसा रिसीव करना, मैंने आपसे कहा पहले कि भाई प्लीज रेफर द प्रीवियस लेक्चर ऑफ आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड एंड अनअर्न्ड। वो अगर आप देखेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे समझ में आएगा, ये टर्मिनोलॉजी समझ में आएगी। आउटस्टैंडिंग मींस ड्यू बट नॉट पेड। ड्यू हो गई, सर्विसेज मिल गई बट पेमेंट नहीं हुआ, तो इट इज़ अ लाइबिलिटी फॉर द फर्म। कब तक लाइबिलिटी रहेगी? 7 फरवरी तक। एंड इट इज़ एन, ये इसकी इनकम है, और अक्रूड इनकम जो है इसके लिए क्या मान ली जाएगी? इट इज़ एन असेट, बिकॉज अमाउंट इज स्टिल टू बी रिसीव। सर्विसेज ये दे चुका है बट उसके अगेंस्ट अमाउंट अभी तक रिसीव नहीं हुआ। नाउ व्हाट अबाउट द 7 फरवरी? 7 फरवरी को एक्चुअली इनकम नहीं हो रही। 7 फरवरी को जस्ट एम्प्लॉयर इज डिस्चार्जिंग इट्स लाइबिलिटी ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी। इस दिन क्या होगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी की लाइबिलिटी कैंसिल हो जाएगी और आपकी पॉकेट से कैश जाएगा। कैश जा रहा है, कैश का जाना एक्सपेंस के होने को रिप्रेजेंट नहीं करता। फाइन, एक्सपेंस तो 31 जनवरी को हो गया था आपका, बट उसका पेमेंट कब हुआ है? ऑन 7 फरवरी। इन द सेम वे रेवेन्यू आपकी 31 जनवरी को जनरेट हो गई थी, बट उसका पेमेंट कब हुआ है आपका? 7 फरवरी। तो इस दिन इसकी एसेट कम होगी और इसके पास कैश क्या होगा? रिसीव हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इन शॉर्ट अक्रूअल प्रिंसिपल जो होता है ये एक्सपेंसेस और इनकम के बेसिस को शो करता है कि when will expense will be considered as incurred and और इनकम कब आपकी जनरेटेड मानी जाएगी। तो उसके पीछे एक ही फंडा है, द सर्विसेज। अगर सर्विसेज मिल जाए इट मीन्स आपका एक्सपेंस हो गया, वेदर यू हैव पेड इट और नॉट, आपका उसका सेटलमेंट हुआ हो या नहीं हुआ, और जब आपने सर्विसेज दे दी सामने वाले को तब आपकी रेवेन्यू जनरेट हो जाएगी, इनकम जनरेट हो जाएगी, भले उसको आपने कैश में रिसीव किया हो या ना किया हो, इट डजंट मैटर्स एट ऑल। फाइन। सो एक्चुअली दिस इज ऑल अबाउट द अक्रूअल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। मैंने जितना कवर करने की कोशिश की कर ली है उसमें। स्टिल इफ यू फील एनी क्वेरी, एनी डाउट, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. I will try to resolve it as early as possible. Thank you. Thanks a lot.